दिल्ली में हुए शराब घोटाले से लेकर मजदूर घोटाले का माल आखिर कहां गया? अब तक इसका पूरा पता जांच एजेंसीज को नहीं चला है। वजह ये कि घोटाले का सारा माल कैश में ही इधर से उधर किया गया। सुकेश चंद्रशेखर अगर ये कहता है कि उसने सत्येंद्र जैन को 10 करोड़ दिए और फिर उसने अरविंद केजरीवाल को कैलाश गहलोत के फार्म हाउस पर 50 करोड़ दिए, तो उसकी बातों में भी दम है। लेकिन सवाल यही कि सारा माल गया कहां? अब जाकर इस बात का खुलासा हुआ कि उस माल को चुनावी राज्यों में खपाया गया। आम आदमी पार्टी छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए गुजरात के कद्दावर नेता इंद्रनील राजगुरु ने आम आदमी पार्टी के कैश के खेल पर से पर्दा उठाते हुए दावा किया कि विमान से अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान कैश लेकर गुजरात आए ताकि उसे चुनावों में खपाया जा सके। कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद इंद्रनील राजगुरु ने आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ये पार्टी बुरी तरह से भ्रष्टाचारी है। इंद्रनील राजगुरु ने कहा कि कांग्रेस में वापसी के बाद आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि मैं सीएम पद का चेहरा बनना चाहता था और 15 लोगों की टिकट मांग रहा था। 6 महीने से वहां तय था कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा और इस बारे में लोगों से पूछकर नहीं बल्कि पहले से तय किया गया था, जो अब लोगों को बताया गया है। मतलब ये कि सीएम फेस को लेकर अरविंद केजरीवाल की रायशुमारी पर जो संदेह पहले से था, ये सब पूर्व नियोजित होता है और उसे ऐसे लोगों के सामने पेश किया जाता है जैसे ये जनता का फैसला हो। सियासत के शुरुआती दिनों में तो अरविंद केजरीवाल हर बात पर रेफरेंडम कराया करते थे, लेकिन अब वो ये सिर्फ सीएम फेस को लेकर करते हैं। इंद्रनील राजगुरु ने इस बात से पर्दा उठा ही दिया। इंद्रनील ने 15 टिकट मांगने को लेकर लगाए गए आरोप के जवाब में कहा कि मैं जो 15 टिकट मांग रहा था वह अपने लिए नहीं मांग रहा था। मैंने भाजपा के खिलाफ मजबूत उम्मीदवार उतारने के लिए सुझाव दिए, लेकिन मुझे बोला गया कि ऐसे ही चलता है। कमलम से जो लिस्ट आती है वही करना पड़ता है। इंद्रनील राजगुरु ने आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार न करने वाली बात को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वो लोग बोलते हैं कि हम करप्शन नहीं करते, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है। यदि करप्शन नहीं होता है तो इतना सारा पैसा कहां से आता है? मैंने यह भी देखा है, ढेर सारा पैसा आया, कितना था ये पता नहीं, लेकिन बहुत पैसा आया। उन्होंने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि 1 अक्टूबर को जब दोनों मुख्यमंत्री केजरीवाल और भगवंत मान राजकोट आए थे तो उन्होंने बहुत सारा पैसा देखकर उनसे पूछ लिया कि पैसा कहां से आया, तो उन्होंने किसी विमान का इशारा करते हुए बताया कि ऐसे आया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी लोगों को बेवकूफ बनाने वाली पार्टी है। 2012 के विधानसभा चुनाव में इंद्रनील राजगुरु राजकोट पूर्वी विधानसभा सीट से विधायक बने थे। इसके बाद 2017 के चुनाव में उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के खिलाफ चुनाव लड़ा, जहां उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा था। गुजरात की सियासत में 27 सालों से भाजपा का कब्जा है। आगामी चुनावों से पहले सामने आए सर्वे के हिसाब से भी ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर भाजपा की वापसी होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार ने कुर्सी के लिए कई बार पलटी मारी है। दशकों तक बीजेपी के साथ रहने के बाद उन्होंने पलटी मारते हुए 2015 में आरजेडी के साथ विधानसभा चुनाव लड़ा और फिर ऐन वक्त पर पलटी मारते हुए आरजेडी का साथ छोड़ बीजेपी से जा मिले और सरकार बना ली। लेकिन साल 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू महज 43 सीटों पर सिमट गई और बीजेपी 74 सीटों के साथ दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। बीजेपी जेडीयू गठबंधन में बीजेपी का बोलबाला हो गया, लेकिन फिर भी अपने किए गए वादे के तहत बीजेपी ने बड़ा दिल दिखाया और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया। उस वक्त क्या परिस्थितियां थीं और कैसे बीजेपी राजनीति में नए मानक स्थापित करते हुए अपने वादे पर अडिग रही, इसको लेकर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने खुलासा किया है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद बंद कमरे में क्या क्या बात हुई थी, हम आपको सच सच बताते हैं। चुनाव परिणाम आया तो नीतीश कुमार ने स्पष्ट तौर पर कहा कि हमारी सीट कमाई है, आप लोग फैसला लीजिए। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने मिलकर घोषणा की थी कि आप मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं और आप ही सीएम बनेंगे, और चुनाव परिणाम आने के बाद हम लोगों ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया। गौरतलब है कि कुछ इसी तरह का वाकया महाराष्ट्र में भी 2019 में हुआ था। तब भी बीजेपी अपने वादे पर अडिग थी, पर उद्धव ठाकरे ने झूठ का सहारा लेकर बीजेपी की पीठ में खंजर घोंप दिया था। दरअसल साल 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव परिणाम आए तो बीजेपी और शिवसेना गठबंधन को प्रचंड बहुमत मिला था, लेकिन परिणाम आने के बाद उद्धव ठाकरे ने एक नया राग छेड़ दिया कि बीजेपी ने हमसे बंद कमरे में 2.5 साल दोनों पार्टियों के मुख्यमंत्री रहने का वादा किया था। बीजेपी ने साफ कहा, ऐसा कोई वादा हमने नहीं किया और अगर किया होता तो जरूर निभाते।
उद्धव ठाकरे ने बीजेपी की पीठ में खंजर घोंपते हुए गठबंधन तोड़ दिया और एनसीपी और कांग्रेस से जा मिले। लेकिन बीजेपी हमेशा अपने शब्दों की पक्की रही है। अगर उसने वादा किया होता तो वो जरूर निभाती। वहीं देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि बिहार में जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में थी। 2020 विधानसभा चुनाव में जेडीयू 123 सीटों पर चुनाव लड़ी और बीजेपी 122 सीटों पर। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि चुनाव परिणाम सामने आने के बाद नीतीश कुमार छोटे भाई हो गए और हम लोग बड़े भाई। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को हम लोगों ने छोटा भाई नहीं बनाया, बल्कि वहां के लोगों ने छोटा भाई बनाया। वहीं नीतीश कुमार के बीजेपी से अलग होने पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि बिहार की राजनीति अलग है, बिहार बिहार है। नीतीश कुमार को ध्यान में आया कि जो उन्हें सीटें मिली हैं वह पीएम मोदी की वजह से मिली हैं। ऐसे में उनको ध्यान में आया कि अब लोग धीरे धीरे बीजेपी की ओर शिफ्ट हो रहे हैं और यही कारण है कि आरजेडी के साथ चले गए ताकि बीजेपी को रोका जा सके। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि बिहार में बीजेपी रुकने वाली नहीं, लोकसभा चुनाव में बीजेपी चमत्कार करेगी। गौरतलब है कि नीतीश कुमार बिहार में बीजेपी का साथ छोड़ चुके हैं और आरजेडी की मदद से राज्य में सरकार चला रहे हैं। एनडीए छोड़ने से पहले नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू पर कई आरोप लगाए। नीतीश कुमार जब बीजेपी की मदद से सरकार चला रहे थे तब अक्सर कहा जाता था कि वे सीएम नहीं बनना चाहते थे, बीजेपी के कहने पर मुख्यमंत्री बने। अब लगभग 2 साल बाद महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उस राज पर से पर्दा उठाया जो बंद कमरे में नीतीश कुमार और बीजेपी नेताओं के बीच हुआ था, और फिर से ये बताया कि बीजेपी अपने वादों की पक्की है। राजनीति में नैतिकता के लिए उसने आज भी मानक बनाए रखे हैं। दिवाली तो बीत गई, लेकिन लगता है कि महाराष्ट्र में सियासी पटाखों के फूटने का मौसम अब आया है। संकेत है कि एमवीए यानी महाविकास अघाड़ी के टूटने में अब कम ही दिन बचे हैं। यही वजह है कि अपना सब कुछ गंवा चुके उद्धव ठाकरे की पार्टी ने कांग्रेस को ज्ञान देना शुरू कर दिया है। उद्धव की पार्टी के चंद्रकांत खैरे ने कहा कि कांग्रेस के 22 विधायक देवेंद्र फडणवीस के साथ हैं। इतना ही नहीं, एकनाथ शिंदे की पार्टी के विधायक शाहजी बापू पाटिल ने यह दावा कर दिया कि एनसीपी के 12 नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है, अब बस उनका ऐलान भर होना बाकी है। खैर, और शाहजी के बयानों के बाद अब कांग्रेस और एनसीपी ने भी मोर्चा खोल ही दिया है। चंद्रकांत खैरे के बयान पर महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने पलटवार किया और कहा कि सत्ता में रहते हुए जो अपनी पार्टी को नहीं संभाल सके वे दूसरी पार्टियों के बारे में कुछ न बोलें, यही बेहतर होगा। कांग्रेस नेता सतेज पाटिल ने खैरे से माफी मांगने की मांग की। बयान उन्होंने क्यों दिया, इसका खुलासा करना चाहिए। एनसीपी प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने शिरडी में आयोजित मंथन शिविर में कहा कि 2 दिनों में शिंदे फडणवीस सरकार गिर जाएगी। पिछली बार शिरडी में हुए कांग्रेस अधिवेशन के बाद महाविकास अघाड़ी सरकार गिर गई थी। यानी जब भी शिरडी में किसी पार्टी का अधिवेशन होता है तो वर्तमान सरकार गिर जाती है। अब शिंदे फडणवीस सरकार गिरेगी। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री गिरीश महाजन ने कहा कि कांग्रेस और एनसीपी के कई सारे नेता उनके संपर्क में हैं। वे बड़े नेता सिर्फ यहाँ के ही नेता नहीं और भी जगह के हैं। कांग्रेस एनसीपी समेत दूसरे दलों के नेताओं को अपना भविष्य अंधकारमय दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि शिवसेना को ही ले लें, उनके सदस्य गए, पार्टी का नाम गया, चुनाव चिन्ह गया, अब उस पार्टी में क्या रह गया है। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कांग्रेस ने स्वांग रचाया और आंतरिक लोकतंत्र की दुहाई देते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव की कहानी रची, लेकिन अंदर खाने की कहानी क्या है ये सब जानते हैं कि होगा वही जो गांधी परिवार चाहेगा। मतलब यह कि अध्यक्ष पद पर मल्लिकार्जुन खड़गे की ताजपोशी एक रबर स्टाम्प से ज्यादा नहीं, और अगर किसी को लगता है कि यह सच नहीं है तो ताजा हाल जान ले। दरअसल कांग्रेस के नए नवेले अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे दिल्ली पहुंचे थे, पर वहां उन्हें रिपोर्ट करने के लिए कोई था ही नहीं। यहां तक कि जो राहुल गांधी पार्टी का कथित लोकतंत्र दिखाते हुए कांग्रेस अध्यक्ष की ताजपोशी के बाद बोल रहे थे कि पार्टी में उनका रोल खड़गे जी तय करेंगे, वे राहुल गांधी खुद अपनी भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त थे और सोनिया गांधी दिल्ली के बाहर अपनी छुट्टियां बिता रही हैं। मतलब कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में गिने जाने वाले चेहरे खड़गे के लिए बेहद अहम दिन पर दिल्ली में थे ही नहीं। यही नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे ने 24 अकबर रोड स्थित कांग्रेस मुख्यालय का दौरा किया और पाया कि उनके कार्यालय में सालों से ताला पड़ा है और मकड़ियों ने उनके कार्यालय को अपना घर बना रखा है। सोफे इतने गंदे हैं कि बैठने लायक नहीं है। दरअसल राहुल के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद 2019 से उनका कार्यालय सील कर दिया गया है। कांग्रेस की परंपरा रही है कि कब्जे के डर से जब भी अध्यक्ष पद खाली होता है तो अध्यक्ष का कार्यालय सील कर दिया जाता है।
लेकिन खड़गे के अध्यक्ष चुने जाने के बाद भी कार्यालय क्यों नहीं सुधारा गया, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे जब कार्यालय पहुंचे तो कमरे में मकड़ी के जाले थे और सोफे तो गंदे थे ही, साथ ही उन्हें इसी दौरान पता चला कि अध्यक्ष कार्यालय के फर्नीचर को सफाई के लिए अब भेजा गया है। लेकिन बताया जा रहा है कि अब जबकि मल्लिकार्जुन खड़गे रोजाना अपने कार्यालय में बैठने की योजना बना रहे हैं, तो इसके कारण महासचिवों को भी इसका पालन करना होगा और 24 अकबर रोड पर पहले से अधिक बार जाना होगा। पहले कांग्रेस अध्यक्षों के पास उनकी सहायता के लिए आर के धवन, वी जॉर्ज और अहमद पटेल जैसे शक्तिशाली सहयोगी थे। ऐसा माना जाता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे अपने सहयोगी नेता सैयद नासिर हुसैन को पार्टी में अपनी आंख और कान बनाने के लिए तैयार कर रहे हैं। सैयद नासिर हुसैन ने मल्लिकार्जुन खड़गे को कर्नाटक की राज्यसभा के लिए चुने जाने में मदद की थी। गौरतलब है कि अक्टूबर महीने में कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव हुए थे। 17 अक्टूबर को अध्यक्ष पद के लिए वोट डाले गए थे। वहीं 19 अक्टूबर को चुनाव के नतीजे आए थे। इस चुनाव में शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे उम्मीदवार थे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारी मतों से शशि थरूर को हराया था। इस चुनाव में खड़गे को 7,897 वोट मिले, जबकि थरूर को महज 1,072 वोट ही मिले थे। वहीं 416 वोट अमान्य करार दिए गए थे। बता दें कि कुल 9,385 वोट इस चुनाव में पड़े थे। 24 साल बाद कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुए। यह चुनाव भी इसीलिए हुआ क्योंकि गांधी परिवार के किसी भी सदस्य ने अध्यक्ष बनने से इनकार कर दिया था। इसके पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी थे, जिन्होंने 2019 लोकसभा चुनाव की हार के बाद इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने सोनिया गांधी को अंतरिम अध्यक्ष के रूप में चुना था। बहरहाल खड़गे को तो पहले से ही अनुमान रहा होगा कि उनके अध्यक्ष बनने के बाद भी सभी नीतिगत और बड़े फैसले गांधी परिवार ही लेगा, लेकिन अगर तब नहीं समझे होंगे तो अब जरूर समझ गए होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। 6 राज्यों के उपचुनावों में बीजेपी को बड़ी सफलता मिली। हरियाणा से लेकर बिहार तक कमल खिला। बिहार में अनंत सिंह की जीत हुई, लेकिन तेजस्वी यादव हार गए। वजह ये कि आरजेडी को मोकामा की सीट सिर्फ और सिर्फ अनंत सिंह की वजह से मिली है। लेकिन जहां मुकाबला था उस गोपालगंज की सीट से आरजेडी हार गई। लेकिन इन उपचुनावों की बड़ी बात ये रही कि एक बार फिर अरविंद केजरीवाल को मात खानी पड़ी। अपने गृह राज्य हरियाणा में केजरीवाल ने बहुत पापड़ बेले। आदमपुर की सीट के लिए बहुत सारे तिकड़मे की, रोड शो किया, भविष्यवाणियां की, लेकिन आदमपुर सीट पर आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त हो गई। आम आदमी पार्टी अपनी जमानत तक बचाने में कामयाब नहीं हो पाई और यही पार्टी अब गुजरात जीतने का दावा कर रही है। आदमपुर सीट के नतीजों ने यह बता दिया कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ प्रोपेगेंडा की सियासत करते हैं। आदमपुर ने बीजेपी के भव्य बिश्नोई को बड़ी जीत दी। उन्होंने कांग्रेस को बुरी तरह से हराया। कांग्रेस को मिली इस हार से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के विरोधी काफी खुश हैं, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चुनाव के दौरान किसी को भाव नहीं दिया। आम आदमी पार्टी प्रत्याशी सत्येंद्र सिंह को सिर्फ 3,413 वोट मिले और वो अपनी जमानत जब्त होने से भी नहीं बचा पाए। हार के बाद आम आदमी पार्टी के हरियाणा प्रभारी डॉक्टर सुशील गुप्ता ने हार स्वीकार करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी आदमपुर के वोटर्स का आदेश नतमस्तक होकर स्वीकार करती है। जनता का आदेश हुआ है कि लोगों के बीच जाकर और मेहनत करें। सुशील गुप्ता ने कहा कि लोग आम आदमी पार्टी को व्यवस्था परिवर्तन के लिए जानते हैं, इसलिए उपचुनाव की राजनीतिक लड़ाई को आम आदमी पार्टी के लिए उपयुक्त नहीं माना। लेकिन इस चुनाव से ये भी स्पष्ट हो गया कि हरियाणा में विपक्ष की जगह खाली है और बीजेपी को हरा पाना कांग्रेस और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बस की बात नहीं है। इसलिए आम आदमी पार्टी अब 2024 में व्यवस्था परिवर्तन और सरकार बनाने का लक्ष्य लेकर लोगों के बीच जाएगी। आदमपुर उपचुनाव की मतगणना में 15,000 से ज्यादा वोटों से बीजेपी प्रत्याशी भव्य बिश्नोई की जीत हुई है। भव्य बिश्नोई ने सभी 13 राउंड्स में जीत बरकरार रखी। इस चुनावी जंग में कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश दूसरे पायदान पर रहे। मतगणना पूरी होने के बाद जयप्रकाश ने कहा कि वह 2024 में होने वाला चुनाव आदमपुर से लड़ेंगे। भव्य की जीत के बाद उनके समर्थकों ने नारेबाजी और पटाखे फोड़कर जश्न मनाना शुरू कर दिया। भजनलाल के छोटे बेटे कुलदीप बिश्नोई के इस्तीफे के बाद कांग्रेस से बीजेपी में शामिल होने के कारण आदमपुर सीट पर उपचुनाव हुआ। आदमपुर सीट पर साल 1968 से भजनलाल परिवार का कब्जा है। आदमपुर सीट से दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल 9 बार और उनकी पत्नी जसमा देवी 1 बार तथा बेटे कुलदीप 4 बार विधायक रहे। कहते हैं राजनीति में भावनाओं का बहुत महत्व है। कई बार जनता ने भावनाओं में बहकर और सहानुभूति की लहर पर सवार होकर इंदिरा गांधी जैसे नेताओं को उखाड़ फेंका, तो राजीव गांधी जैसे नेता को लोकसभा चुनावों के इतिहास की सबसे बड़ी विजय दिला दी थी। और अब इन्हीं भावनाओं की लहर पर सवार होकर अखिलेश यादव अपनी डूबती नैया बचाने की कोशिश में थे। लेकिन समाजवादी पार्टी के सत्ता में रहते हुए कुशासन का दंश जनता शायद अभी भी भूली नहीं है। इसलिए मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद हुई पहली परीक्षा में ही अखिलेश यादव मुंह के बल गिर गए। मुलायम के न रहने पर सपाइयों को जिस भावनात्मक लहर की आस थी और जिस पर सवार होकर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी किला फतह करना चाहती थी, वैसा कुछ भी देखने को नहीं मिला और बीजेपी ने लखीमपुर खीरी के गोला गोकर्णनाथ सीट पर 34,298 वोटों के बड़े अंतर से जीत हासिल की।
राजनीतिक जानकार मानते हैं कि इसका असर आने वाले वक्त में मैनपुरी और रामपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव पर भी पड़ सकता है, जहां 5 दिसंबर को चुनाव हैं और दोनों को सपा का गढ़ माना जाता है। पर मजे की बात यह है कि बीजेपी पहले भी सपा के गढ़ गिराती रही है। हाल ही में अखिलेश यादव और आजम खान द्वारा लोकसभा सदस्यता छोड़े जाने के बाद रिक्त हुई आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा की सीट बीजेपी जीत चुकी है। दोनों सपा के गढ़ थे, इसलिए अब मुलायम सिंह यादव के गुजर जाने के बाद खाली हुई मैनपुरी लोकसभा सीट और आजम खान की विधायकी की सदस्यता रद्द होने के बाद रिक्त हुई रामपुर की विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। दोनों ही जगह बीजेपी कमर कस चुकी है। अखिलेश यादव को एक बार फिर से पटखनी देने का दंभ भर रही है, क्योंकि उम्मीद ये की जा रही थी कि गोला गोकर्णनाथ सीट पर जीत के साथ सपा रामपुर और आजमगढ़ सीट पर मिली हार का सिलसिला थामेगी। लेकिन बीजेपी उम्मीदवार अमन गिरी ने सपा उम्मीदवार विनय तिवारी को 34,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से करारी शिकस्त देकर सपा की हार का सिलसिला जारी रखा। इसलिए अब सवाल ये खड़ा होता है कि लगातार यूपी में रसातल में जा रही सपा की हार का ये सिलसिला कहां जाकर थमेगा। 5 दिसंबर को मैनपुरी लोकसभा और रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में अगर सपा को हार मिलती है तो ये अखिलेश यादव के लिए जबरदस्त झटका होगा। मैनपुरी सीट पर पिछले 33 सालों में सपा का ही कब्जा है। इस सीट पर कभी मुलायम सिंह यादव तो कभी यादव परिवार का ही कोई सदस्य चुनाव जीतता रहा है। वहीं रामपुर सीट आजम खान का गढ़ मानी जाती रही है, लेकिन आजम खान को हेट स्पीच मामले में 3 साल जेल की सजा सुनाए जाने के बाद उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई थी, जिसके चलते अब इस सीट पर उपचुनाव होगा। गौरतलब है कि लखीमपुर खीरी की गोला विधानसभा उपचुनाव में भाजपा ने शानदार जीत दर्ज की है। भाजपा ने सपा को इस सीट पर 34,298 वोटों से हराया। वहीं सीएम योगी ने बधाई देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव में भाजपा की विराट विजय की सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं एवं सम्मानित मतदाताओं को हार्दिक बधाई। ये शानदार जीत डबल इंजन की भाजपा सरकार की लोक कल्याणकारी नीतियों के प्रति अटूट जन विश्वास का प्रतीक है। आभार गोला गोकर्णनाथ वासियों। बहरहाल समाजवादी पार्टी के हाल बेहद बुरे हैं और मुलायम सिंह यादव के न रहने की सहानुभूति लहर भी अखिलेश के काम नहीं आ सकी। लगातार रसातल में जा रही देश की सबसे पुरानी सियासी पार्टी कांग्रेस की जनसभाओं में भीड़ तो बहुत पहले ही गायब हो गई थी। गुजरात से लेकर हिमाचल प्रदेश तक के चुनाव में कांग्रेस की रैलियों में दिख रही खाली कुर्सियां और कार्यकर्ताओं के झुके कंधे साफ हाल बयां कर रहे हैं। लेकिन जिस भीड़ को कांग्रेस नेता आजकल कथित जनसैलाब बताकर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का असर बता रहे थे, ऐसा लग रहा है कि उस भीड़ को भी कांग्रेस भाड़े पर ही ला रही है, क्योंकि राजस्थान में तो कांग्रेस यही कर रही है। अशोक गहलोत के राज से तंग आ चुकी जनता को खाने का लालच देकर रैलियों में बुलाया जा रहा है। दरअसल इसका खुलासा तब हुआ जब 12 की एक सभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाषण के बीच कुर्सियां खाली हो जाने पर अधिकारियों से जवाब तलब किया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस मामले की जांच के आदेश दिए थे और अब अधिकारियों की तरफ से भेजे गए जवाब में कहा गया है कि जनसभा में अचानक खबर फैल गई कि खाना कम बचा है, इसलिए भीड़ कुर्सियां छोड़ खाना खाने चली गई। मतलब यह कि पूरी भीड़ खाने का लालच देकर बुलाई गई थी। इसका एक और मतलब यह भी है कि गहलोत के राज में आम जनता को खाने को भी लाले पड़े हैं। दरअसल 3 नवंबर को मुख्यमंत्री गहलोत 12 में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के विजेता सम्मान समारोह में पहुंचे थे। इस दौरान सीएम ने विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए आयोजित कार्यक्रमों में भी भाग लिया था। इस दौरान सीएम गहलोत श्री पार्श्वनाथ मानव सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उनके भाषण के बीच जनता अपनी अपनी कुर्सियों से उठकर जाने लगी और देखते ही देखते सभी कुर्सियां खाली हो गईं। इसके बाद मुख्यमंत्री ने जल्द ही अपना संबोधन समाप्त कर दिया। सभा में खाली कुर्सियों और लोगों के उठकर जाने के बीच गहलोत के भाषण देने का वीडियो वायरल हो गया। सूत्रों ने बताया है कि इससे गहलोत नाराज दिखे और इस मामले में मुख्यमंत्री कार्यालय ने जांच के आदेश दिए और अधिकारियों ने जवाब भेजा कि रात का समय होने से लोगों को घर के लिए देरी हो रही थी। यही नहीं, खबर फैल गई कि खाना कम है और भीड़ खाना खाने चली गई। गौरतलब है कि सीएम ने इसके बाद 12 में देर रात आमजन से मुलाकात की और उनकी समस्याओं पर संबंधित मंत्रीगण व अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश भी दिए थे। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया गया था। बहरहाल अधिकारियों ने खुद ही गहलोत राज में आमजन की स्थितियां क्या हैं, इसका खुलासा कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल की कहानी अब उस पुराने राजा की तरह हो चुकी है जो अपनी कमजोरी छिपाने के लिए स्वांग तो खूब रचाता है, लेकिन उसकी असलियत उसके दरबार से लेकर राज्य की पूरी जनता तक जानती है। केजरीवाल और उनकी पूरी गैंग हिमाचल से लेकर गुजरात तक में खूब माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। लंबे चौड़े और कभी ना पूरे होने वाले वादे तक किए जा रहे हैं, लेकिन पहले उपचुनाव के आए नतीजों में केजरीवाल की हवा निकल गई और फिर कांग्रेस के पूर्व दिग्गज नेता गुलाम नबी आजाद ने उनकी पोल खोल दी।
जम्मू कश्मीर के डोडा में गुलाम नबी आजाद ने गुजरात और हिमाचल प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनाव पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी यूनियन टेरिटरी दिल्ली की पार्टी है और वो राज्य को नहीं चला सकती। आजाद ने कहा कि आज अगर पंजाब में चुनाव होगा तो आम आदमी पार्टी को कुछ नहीं मिलेगा। मतलब यह कि पंजाब में भगवंत मान सरकार की पूरी पोल अब खुल चुकी है और जनता समझ चुकी है कि झूठे वादों और असलियत में फर्क होता है। आजाद ने साफ कहा कि आम आदमी पार्टी सिर्फ दिल्ली की पार्टी है, वो पंजाब को भी कुशलता से नहीं चला पा रहे हैं। सिर्फ कांग्रेस ही हिमाचल और गुजरात में बीजेपी को चैलेंज कर सकती है क्योंकि उनकी एक समावेशी नीति है। वहीं आजाद ने आगे कहा कि गुजरात और हिमाचल में बीजेपी का मुकाबला कांग्रेस ही कर सकती है। आजाद ने हिमाचल और गुजरात विधानसभा चुनाव के परिणामों को लेकर कहा कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस बेहतर करेगी तो बहुत अच्छी बात है। आजाद ने कहा, हालांकि मैं कांग्रेस से अलग हो गया हूं, लेकिन मैं उनकी धर्मनिरपेक्षता की नीति के खिलाफ नहीं था। इसका कारण पार्टी का सिस्टम कमजोर होना था। मैं भी चाहता हूं कि कांग्रेस गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करे। आम आदमी पार्टी ऐसा करने में सक्षम नहीं है। गौरतलब है कि 73 वर्षीय गुलाम नबी आजाद ने बीते 26 अगस्त को कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। इसके अलावा उन्होंने सोनिया गांधी को लंबा चौड़ा पत्र भी लिखा था और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा था। उनके पार्टी छोड़ने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस चीफ फारूक अब्दुल्ला ने भी उन्हें ऑफर दिया था और कांग्रेस की आलोचना की थी, लेकिन बाद में उन्होंने खुद की पार्टी का गठन किया। वहीं राहुल गांधी ने भी चुनावों पर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी गुजरात के लोगों के साथ किए गए वादों को पूरा करेगी और उन्हें बीजेपी के डबल इंजन के धोखे से बचाएगी। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर, युवाओं को 10 लाख नौकरियां, किसानों का 3 लाख रुपए तक का कर्ज माफ। हम गुजरात के लोगों से किए सारे वचन निभाएंगे। हम प्रदेश में परिवर्तन का उत्सव मनाएंगे। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को एक चरण में वोटिंग होगी। वहीं गुजरात में 2 चरणों में 1 और 5 दिसंबर को विधानसभा चुनाव होगा, जबकि मतगणना 8 दिसंबर को होगी। दोनों ही राज्यों में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना है। इससे पहले 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव में कुल 182 सीटों में से बीजेपी ने 99 और कांग्रेस ने 77 सीटें जीती थी। वहीं 2017 के हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 68 में से 44 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि कांग्रेस महज 21 सीटें जीत सकी थी। दोनों ही राज्यों में अभी बीजेपी सत्ता पर काबिज है, वहीं कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।